हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिश्री एकेडमी। मैं हूं राहुल शर्मा। होप आप सभी कोविड से सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहें। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मैं ये लेक्चर लेकर आ रहा हूं और मैं आप सभी को थैंक्स करना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को इतने ज़्यादा प्यार और सब्सक्राइब किया है। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ दिस। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा जो एमपीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, और आज नहीं तो कल जब भी ये सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आपके लिए डेट और मेंस सारे का सारी चीज़ें दोबारा आ जाएंगी। शेड्यूल सारे का सारा दोबारा चेंज कर देंगे वो। ठीक है जी, और जो मेंस नहीं लिख पाए कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आप मेंस भी लिखोगे, ठीक है, और आपकी सिलेक्शन भी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिजिकल पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा और इसके अंदर हम दो चीज़ें, नहीं सॉरी, तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और इसके अलावा मैं आपसे थोड़ा सा बजट के बारे में बताऊंगा, बजट की जो बेसिक टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो और बजट हमें क्या क्या डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने देखा लेक्चर में कि यानी कि मेरे जो वीडियोज़ हैं अपलोड ही किए हैं, तो वहाँ पे एक दो कमेंट कर रहे हैं कि यानी कि जो हम आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, मैं जो आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहा हूँ वो सारे के सारे फ्रॉम, चाहे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू लगाइए चाहे आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू लगाइए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयार किए गए हैं और आपको किसी और मटेरियल को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और हाँ, बट जो डाटा अपडेट होता है फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में जो मेन होता है, ठीक है, वो आपको प्लीज़ रेगुलरली ही अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डाटा एक ही बार बनाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद रेगुलर उसको अपडेट नहीं करूँगा, क्योंकि अलग वीडियो बनाने का उसका कोई बेसिक रीज़न नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स, और रही एक आज के लेक्चर की बात, तो फिजिकल पॉलिसी से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, ये जो बजट वाली स्लाइड है मिसेस सीतारमन की, ये मैं आपको इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो पहले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं फ्रेंड्स, एक होती है फिजिकल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एफ फॉर फिजिकल, ठीक है, और एम फॉर मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स मनी, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मनी को कंट्रोल करता है वो है हमारा आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अगर मनी की बात होगी तो उसको रेगुलेट करना मीन्स कितनी फ्लो होनी चाहिए, कितना सर्कुलेशन होना चाहिए, कितनी अमाउंट मार्केट में आनी चाहिए, वो आरबीआई ही रेगुलेट करता है। तो जहां पे मनी की बात होगी वहां पे आपको बोलना है कि आरबीआई इज द कस्टोडियन एज वेल एज मैनेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और इसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा बट नेक्स्ट लेक्चर में। और जो फिजिकल पॉलिसी है फ्रेंड्स, फिजिकल मीन्स एफ फॉर फाइनेंसीज, और फाइनेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी फिजिकल पॉलिसी। दैट पॉलिसी विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। रेवेन्यू, हमें कहाँ कहाँ से हमारे रिसोर्सिस की वजह से हमें पैसा आ रहा है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, चाहे सोशल स्कीम्स लगाइए, चाहे अभी कोविड की सिचुएशन में लगाइए, ठीक है जी, या फिर जो भी गवर्नमेंट किसी भी तरह की वेलफेयर पॉलिसी चलाती है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर लगाइए। ठीक है, तो ये सारे के सारे उसके रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के, चाहे स्टेट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो फिजिकल पॉलिसी के अंडर कन्वर्ट होते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताई ही दी है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज आरबीआई, मनी सप्लाई को चलाता है। कितनी सर्कुलेशन होनी चाहिए, डॉलर या कोई फॉरेन करेंसी, या फिर जितना भी हमारा अभी करंट सर्कुलेशन चल रही है मनी की, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है जी, तो ये दो तरह की पॉलिसीज हैं जो बेसिक टर्म्स हैं। और इसके बाद हम फिजिकल पॉलिसी ही मैंने आज डिस्कस करनी है, तो उसी के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। फिजिकल पॉलिसी, जैसे मैंने पहले बोला, कि इज रिलेटेड टू टैक्सेस, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी, एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, और बोरोइंग्स में लोन आता है। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबीज, ठीक है, या फिर आईएमएफ से लोन लेना या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है जी, तो अब फिजिकल पॉलिसी के अंदर दो चीज़ें आती हैं। आप सभी ने सुना होगा कि ये रेवेन्यू अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, ठीक है,
ये बेसिक टर्म है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट को हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं और कैपिटल अकाउंट को हम लंपी अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। रेवेन्यू अकाउंट और करंट अकाउंट, इसके अंदर दो हेड्स आते हैं, करंट रिसिप्ट्स एंड करंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट के अंदर सेम चीज़ है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। करंट में मीन्स फ्रेंड्स आप ये लगाइए, जैसे हम नॉर्मल सिचुएशन में अपनी लाइफ की बात करें तो हमारा डे टू डे एक्सपेंडिचर, ठीक है, और हमारी डे टू डे अर्निंग कितनी है। जैसे आप कोई शॉपकीपर लगा लीजिए, ठीक है, तो उसको एक दिन में कितनी कमाई हो रही है और उसका एक दिन का कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये हमारा करंट अकाउंट में आ जाएगा, या फिर रेवेन्यू अकाउंट मीन्स जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म चीज़ होती है। और जो कैपिटल अकाउंट, इसको हम लंपी अकाउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है। मीन्स एक साल में किसी फर्म ने या फिर किसी इंडस्ट्री ने उसका कितना एक्सपेंडिचर था और उसको कितने अर्निंग हुआ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। हाँ जी, जो बेसिक ये रेवेन्यू अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये सारे का सारा आपको बजट डॉक्यूमेंट के अंडर ही मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बजट इज प्रेजेंटेड अंडर टू हेड्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, दैट इज रेवेन्यू अकाउंट और करंट अकाउंट और डे टू डे अकाउंट, ठीक है जी। जैसे एक दिन का काम हुआ, एक दिन में कितनी अर्निंग हो रही है, कितनी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये जस्ट शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। और सेकंड है कैपिटल और लॉन्ग टर्म एंड लंपी अकाउंट, ठीक है जी, मीन्स जो एक साल में आपकी कितनी अर्निंग और कितना एक्सपेंडिचर। हाँ जी, तो फर्स्ट है रेवेन्यू अकाउंट, जिसको हम करंट अकाउंट और डे टू डे अकाउंट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो मैंने जस्ट रेवेन्यू अकाउंट लिखा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको हम करंट या डे टू डे अकाउंट भी बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो करंट अकाउंट डाल देता है या फिर करंट एक्सपेंडिचर के बारे में बोल देता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बोलोगे यार कि नहीं, वहाँ तो रेवेन्यू अकाउंट लिखा हुआ था या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जब हम भी पढ़ते थे तो हम ये सारी चीज़ें पर फोकस करते थे, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, रेवेन्यू अकाउंट दैट अकाउंट विच शोज करंट रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज डे टू डे रिसिप्ट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर, ठीक है। वही जैसा कि हर रोज आपका कितना खर्चा हो रहा है और हर रोज आपको कितनी अर्निंग हो रही है गवर्नमेंट की। चाहे आप एक नॉर्मल पर्सन की बात लगा लो यार, हम और मैं ही लगा, आप और मैं ही लगा लो, ठीक है। हमें एक दिन में हमारा कितनी अर्निंग है और हमारा कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर फ्रेंड्स दो चीज़ें आती हैं, रेवेन्यू अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के अंदर। सेम चीज़ ही कैपिटल और लॉन्ग टर्म अकाउंट के अंदर भी आएगी, ठीक है। पहले तो है करंट रिसिप्ट्स। करंट रिसिप्ट्स में मीन्स दोज टैक्स रिसिप्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब आपको मालूम है टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, एक्साइज टैक्स हो गया, अब तो जीएसटी है वैसे, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में फ्रेंड्स, जैसे हम इनडायरेक्टली हम सेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एजुकेशन सेस हो गया या फिर डेवलपमेंटल सेस हो गया, ये चीज़ें आती हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में। दोज टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में फ्रेंड्स जैसे होता है डिविडेंड्स ऑफ पीएसयूज, जैसे ओएनजीसी है, ठीक है, या फिर आरबीआई है। अभी आरबीआई ने आई थिंक 50,000 करोड़ जो सरप्लस था उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया है, या पर 50 या 60,000 वट एवर, ठीक है जी। और उसके बाद आ गया इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्यों, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर लोन होगा तो ये कम होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट कम रहेगा एज कंपेरेटिव अगर हम किसी मार्केट से उठाएंगे या फिर किसी बैंक से लोन लेंगे, ठीक है। और फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स ड्यूटीज। ड्यूटीज के अंडर फ्रेंड्स स्टैंप ड्यूटी आती है, ठीक है। और फाइन्स एंड यूजर चार्जेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके अंडर आप ये लगा लीजिए जैसे चालान काटा जाता है, ठीक है, अगर हम ट्रैफिक नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और यूज़र चार्जेस में फ्रेंड्स ये होता है, जैसे आप देखो कि आप किसी म्यूजियम में गए हो तो वहाँ पे जो टिकट लगती है, ठीक है, उसको यूज़र चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स ये एक अच्छी चीज़ है, इनकम फ्रॉम मिंट। आप सभी बोल रहे होगे इनकम फ्रॉम मिंट से गवर्नमेंट को करंट रिसिप्ट में कैसे बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स मिंट, पहली तो बात ये है कि हम जो
हमारी करेंसी चल रही है, हम उसको मिंट बोलते हैं। क्योंकि आरबीआई जब कोई प्रिंट करता है ना, प्रिंटिंग करता है, या फिर कॉइन्स को पंच करके मार्केट में लॉन्च करता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक है, ये वाले जो कॉइन्स होते हैं, तो इनको बनाने का खर्चा, उसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू फ्रेंड्स मीन जैसे अगर आप 10 रुपये का कॉइन उठाओ, उसके ऊपर 10 रुपये लिखा है, ठीक है, बट उसको बनाने का खर्चा, उसका कितना मटेरियल उसमें यूज हुआ, उसकी कितनी कॉस्ट थी, ठीक है, वो हमेशा 1 और 2 रुपीज रहती है, ठीक है। तो इसीलिए मीन्स अगर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है, तो उसको तो खर्चा बनाने का 2 या 4 रुपये आया है, तो बाकी जो बचा है वो इनकम है, किसको, गवर्नमेंट को। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनकम फ्रॉम मिंट, और ये फ्रेंड्स हमेशा सरप्लस ही रहेगी। जैसे अगर आप 2,000 रुपये का जो हमारा नोट है, प्रिंटिंग, ठीक है, उसको प्रिंट करने में 2,000 थोड़ा लग रहे हैं यार, 10 रुपये लग रहे होंगे, 50 रुपये लग रहे होंगे, 100 रुपये लग रहे होंगे, ठीक है। अगर 100 रुपये भी लग रहे हैं तो 1900 रुपीज, ठीक है, वो उसका सरप्लस है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम मिंट, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें करंट रिसिप्ट्स के अंडर आती हैं। और इसके अलावा सेकंड चीज है फ्रेंड्स, करंट, देखिए करंट रिसिप्ट्स के अलावा करंट एक्सपेंडिचर भी होगा। अगर हमें हमारी अर्निंग हो रही है तो हम खर्चा भी तो कर रहे हैं, तो खर्चा जिसको कर रहे हैं वो हमारा करंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल, ये तो आप नाम से ही समझ सकते हो, जो खर्चा हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग लगाइए, या फिर हमारी ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम्स चलाई जा रही हैं, ठीक है ना, आयुष्मान भारत, ठीक है, या हेल्थ सेक्टर पे जो खर्चा हो रहा है, इनको हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है जी। और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में फ्रेंड्स आएगा जैसे एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। अगर ये जैसे अभी लगाइए कहीं भी किसी तरह की दंगे हो जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, ठीक है, वो प्री प्लान तो होता नहीं कि यार वहाँ इंडिया में इस साल दंगे होंगे तो हम उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए अलग से रख लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है जी। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो खर्चा होता है वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। अगर वॉर भी हो जाए तो वो भी नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंडर ही आएगी। हम डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं बस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वॉर के लिए अपना एक्सपेंडिचर अलग से रखा हुआ है, वो बिल्कुल नहीं है, वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आ गया है इंटरेस्ट पेमेंट, वही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाई है या स्टेट गवर्नमेंट लगाई है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से परचेज किया है, मीन्स लोन लिया हुआ है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा इंटरेस्ट, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए करंट एक्सपेंडिचर बन जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो क्या होगा, करंट रिसिप्ट्स, ठीक है जी, क्योंकि उसको अर्निंग हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका। और इसके अलावा फ्रेंड्स सब्सिडीज, सब्सिडीज आपको मालूम है फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं, ठीक है, और उसके अलावा हेल्थ सेक्टर में सब्सिडीज दी जा रही हैं, ठीक है, या फिर फार्मर्स को सब्सिडीज दी जा रही हैं, चाहे आप फर्टिलाइजर में लगाइए या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी में लगाइए। तो ये चीज़ें हैं जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंडर आती हैं, ठीक है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को तो कोई फायदा नहीं है, बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है फॉर द बेनिफिट ऑफ मासेस एट लार्ज, ठीक है जी। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया फ्रेंड्स, पेंशन एंड सैलरीज होगी, ग्रांट्स, ठीक है। तो ये सारी जेनरिक टर्म्स है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कभी कोई खर्चा ज़्यादा हो गया, कभी कुछ कम हो गया, या फिर कोई भी बिल्डिंग पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड था, वो चीज़ है। पेंशन एंड सैलरीज, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट चाहे अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में डाला हुआ है, बट ऑब्वियस है ये अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो तो आप उनको कुछ तो प्रोवाइड करोगे ना, ठीक है। ये गवर्नमेंट के हिसाब से नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, बट हमारे लिए ये निसेसिटी है, ठीक है जी, पेंशन एंड सैलरीज। और उसके बाद फ्रेंड्स ग्रांट्स में ये चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अभी आप ये लगाइए साइक्लोन आ रहे हैं अभी आज ओडिशा की तरफ, और लास्ट वीक, ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात की तरफ। तो इसके
इसको कवर करने के लिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, इवन स्टेट गवर्नमेंट भी ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, तो उसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये तो मालूम नहीं है कि आज बारिश ज़्यादा होगी या फिर आज तूफान आ गया, आज साइक्लोन आ गया, तो इसको हम अलग से बना के रखें। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा एक रेवेन्यू अकाउंट या फिर हमारा डे टू डे या फिर करंट अकाउंट की बात होगी। अब सेकंड है हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज लॉन्ग एंड लंपी अकाउंट। लॉन्ग एंड लंपी फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि बिकॉज ये फॉर एक साल के लिए हम इसको कंसिडर करके चलते हैं, एक साल में हमारी कितनी अर्निंग होगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसको हम कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है जी, और अब इसको सेम ही है फ्रेंड्स, कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी, वहाँ पे करंट रिसिप्ट्स थी, यहाँ पे कैपिटल है, मींस लॉन्ग टर्म रिसिप्ट्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है जी, हाँ जी, फर्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स फ्रेंड्स मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। आप सभी न्यूज़ में देखते ही हो कि गवर्नमेंट ने अभी भारत पेट्रोलियम में, बीपीसीएल में कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, या फिर एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका आईपीओ लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। पहले इंटरेस्ट यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म चलता है, मीन ये तो है नहीं आज गवर्नमेंट ने बोला कि हम एलआईसी में 25% अपना शेयर बेच रहे हैं तो कल को सारे का सारा बिक गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म चलती है, आज अगर शुरू हुआ है तो इसको 10 महीने 12 महीने 1 साल लग सकता है। तो इसलिए हम प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट जो होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी कैपिटल रिसिप्ट्स के अंडर आती हैं। और इसके अलावा सेल ऑफ इट्स एसेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एसेट्स में फ्रेंड्स वही चीज़ें आएंगी, और नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे आप बोल सकते हो कोल है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे एसेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। या फिर न्यू गैसेस वाला गैसेस फाइंड आउट की जा रही हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक है, वो ऑयल के अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है, तो सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, ठीक है, वो डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर भी आती है और सेल ऑफ एसेट्स में भी आएगी। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आपको मालूम है, कोल, नेचुरल ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ है रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स। पास्ट लोन्स की होता है मीन्स जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को लोन दिया, ये जरूरी नहीं है कि स्टेट्स को ही लोन दे। ठीक है, छोटी कंट्रीज़ हैं, या फिर जैसे श्रीलंका लगाइए, बांग्लादेश लगाइए, नेपाल लगाइए, मालदीव्स, या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ठीक है, इनको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, ठीक है, लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, चाहे एज ए ग्रांट आप उसको एडमिट कर सकते हो, जैसे आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज़ को, वैसे कंट्रीज़ भी लोन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को लोन दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को दिया या श्रीलंका को दिया, तो उसकी रिकवरी जो हो रही है, ये तो है नहीं कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया होगा कि 6 महीने में आप हमारा सारे का सारा लोन वापस कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो रिकवरी होगी पास्ट लोन्स की, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म होगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या जितना भी टाइम पीरियड रखा होगा, तो ये भी हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स के अंडर ही आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो मार्केट बोरोइंग्स है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल रिसिप्ट्स में। ठीक है, मार्केट बोरोइंग्स मींस, इसको मैंने डेट क्रिएटिंग लिखा है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्यों लिखा है। मार्केट बोरोइंग्स फ्रेंड्स, आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लगाइए या फिर कोई भी एक नॉर्मल पर्सन लगाइए, आप और मैं लगा लो। ठीक है, हम बैंक से जाते हैं, बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जाती है मार्केट से बोरिंग करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले रही है तो वो उसका इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा। ठीक है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ जाए लोन की, तो वो आरबीआई से लेगा या फिर वो मार्केट से उठाएगा पैसा। तो जब हम मार्केट से पैसा उठाते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मार्केट के रेट्स के हिसाब से देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को बोला जाता है कि ये डेट क्रिएटिंग है। डेट क्यों? बिकॉज डेट को हम लोन बोलेंगे। ठीक है, ये एक तरह का लोन हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के ऊपर लगा लो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लगा लो। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट्स नो डाउट ये हमें कुछ टाइम के लिए हमारा जो शॉर्टेज हो जाती है पैसों की, ठीक है, या फिर हमारे बजट में जो ऊपर नीचे थोड़ा बता हो जाता है कि इतने पैसे चाहिए थे बट इतने नहीं अर्न हो रहे, हमारे पास रिसिप्ट्स इतनी आनी चाहिए थी बट नहीं आ पाई। ठीक है,
उसको कवर अप करने के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मार्केट से उधार उठाती है, पैसा उठाती है, तो उसको हम मार्केट बोरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, और ये हमेशा डेट क्रिएटिंग ही होगा। सेम जैसे अगर हम लोन उठाए तो हमें उसको इंटरेस्ट पेमेंट देना है। ठीक है, तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, मार्केट बोरोइंग्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे करंट एक्सपेंडिचर था वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म। अगेन कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स। ठीक है, और किसी भी तरह का, चाहे आप पोर्ट लगा लीजिए, ठीक है, या फिर ये भारत सेतु प्रोग्राम चल रहा था, सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा था, ये एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आएगा। ठीक है जी, तो इसको हम लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर के अंडर ही रखते हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर। और उसके बाद अगेन फ्रेंड्स, जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स में नहीं सॉरी करंट रिसिप्ट करंट एक्सपेंडिचर में हुआ था रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन्स। ठीक है, वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में है रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन्स। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने आईएमएफ से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, आरबीआई से लोन लिया। ठीक है, तो उसको उसने कितने सालों में वापस करना है, या किसी कंट्री से लोन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, तो उसको जितने टाइम में वापस करना है, तो रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही अंडर आती है। ठीक है जी, उसके बाद फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये चीज़ है, लोन्स गिवन टू स्टेट एंड यूटी। सॉरी, यहाँ पे गिवन है, गिव्स नहीं है। लोन्स गिवन टू स्टेट एंड यूटीज। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही अंडर आता है, और यूटीज को भी लोन मिलता है। चंडीगढ़ लगाइए, ठीक है, और पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये था मेरा फिजिकल पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, जो ये चीज़ें डिस्कस की हैं हम मैंने। बट इसके अलावा अभी मैंने बोला था कि मैं आपको बजट का थोड़ा सा पार्ट बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये आपने तीन चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है, बजट डेफिसिट्स के अंडर, या फिर जब मैं वो मिसेस सीतारमन वाली स्लाइड आपसे डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसमें भी हम रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक तीन तरह का ही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, जो नहीं सॉरी तीन तरह का ही बजट डेफिसिट मिलता है। एक रेवेन्यू डेफिसिट, इसको मोस्ट डेंजरस बोला जाता है। क्यों, वो मैं आपको सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सेकंड है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है जी, और थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ यार ये तीनों डेफिनेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, प्लीज़ इसके ऊपर फोकस रखिएगा। ठीक है जी, तो हाँ, अब है ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवेन्यू डेफिसिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस, तीनों डिफरेंस ही रहेंगे, बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रिसिप्ट्स। ठीक है जी, अब आप समझ गए होंगे, अगर आपने करंट एक्सपेंडिचर और करंट रिसिप्ट्स को अगर आपने ध्यान से समझा है तो आपको मालूम पड़ गया होगा, ठीक है, कि इन दोनों का डिफरेंस मीन्स हमारा डे टू डे नॉर्मल कॉमन मैन की बात लगाएं, अगर कॉमन मैन की अर्निंग हो रही है 100 रुपये, ठीक है, पर डे की, और उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है 120 रुपये, ठीक है, तो वो जो 20 रुपये का डिफरेंस है ना, वो रेवेन्यू डेफिसिट है उसके लिए। क्यों, क्योंकि उसको 100 की तो अर्निंग हो रही है, ठीक है, बट उसका खर्चा 120 है, तो वो 20 रुपये कहाँ से लेकर आ रहा है, कहीं से उधार लेकर आ रहा होगा, ठीक है, या कहीं से मांग के लेकर आ रहा होगा, या उसने कुछ सेविंग की होगी उसको खर्च रहा होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रिसिप्ट्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, करंट मीन्स रेवेन्यू। ठीक है जी, करंट और रेवेन्यू और डे टू डे एक ही चीज होगी। ठीक है, तो प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ वहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट, करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रिसिप्ट्स लिखा हुआ है, और नीचे मैंने लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फ्रेंड्स एक ही चीज़ है, इसलिए मैंने बोला कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, करंट को हम रेवेन्यू भी बोलेंगे या डे टू डे भी बोलेंगे, वैसे ही कैपिटल को हम, ठीक है, लॉन्ग एंड लंपी बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है प्लीज़। ठीक है जी, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। तो हाँ, वहाँ पे मैंने क्यों लिखा था, अगर आप देखो, मोस्ट डेंजरस रेवेन्यू डेफिसिट फ्रेंड्स इसलिए है कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं, एक दिन में उसकी अर्निंग हो रही है, ठीक है, और उसका खर्चा 2 लाख करोड़ रुपए हो रहा है हाइपोथेटिकली, तो ये
जो डिफरेंस बचा वो 1 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो 1 लाख करोड़ को गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी? उधार लेके पूरा करेगी। इसलिए बोलते हैं अगर आपकी अर्निंग आपके एक्सपेंडिचर से बहुत ज़्यादा कम है तो आपके लिए एक खतरे की घंटी है ये सारी की सारी। ठीक है जी। क्योंकि फिर आप अपने खर्चे कैसे चलाओगे? आपको कौन कितने टाइम तक लोन देगा यार? ठीक है। तो इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा मोस्ट डेंजरस बोला जाएगा। अगर आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरस, रेवेन्यू डेफिसिट, करंट फिजिकल डेफिसिट या फिर प्राइमरी डेफिसिट, तो बेझिझक रेवेन्यू डेफिसिट पे आप टिक लगा कर आइएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल मैंने बोला था, फिजिकल मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी, फिजिकल मीन्स फाइनेंशियल पॉलिसी। ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में फ्रेंड्स हमारा सारे का सारा एक्सपेंडिचर आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसको हम जब टोटल रिसिप्ट्स दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक, इसमें से डिफरेंस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा वो फिजिकल डेफिसिट होगा। और अगर आपको बोला जाए फिजिकल डेफिसिट, ये आपको डेफिनेशन अगर ना दी जाए कि इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, ऐसे करके अगर ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ बट वहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल डेफिसिट इज नथिंग जस्ट मार्केट बोरोइंग्स, तो आप फ्रेंड्स इसको टिक कर कर आओगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, कैपिटल, नहीं 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 सॉरी यार। ठीक है। तो ये जो, हाँ, फिजिकल डेफिसिट, इसमें क्या चीज़ है? फिजिकल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। नॉन डेट, यस यस यस, नॉन डेट मीन्स फ्रेंड्स जो हम मार्केट बोरिंग्स करते हैं, जहाँ पे मैंने लिखा था डेट क्रिएटिंग है। ठीक है। तो ये वो चीज़ है। फिजिकल डेफिसिट हमारा कुछ नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट से। ठीक है। तो आप फिजिकल डेफिसिट को जस्ट सिर्फ और सिर्फ मार्केट बोरिंग्स के अंडर ही रखिए, दैट्स इट। और इसके अलावा है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। Primary deficit is important in context that it shows the true nature of current finances of the government. ठीक है। ये मैं अब आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो प्राइमरी डेफिसिट है ये बेसिकली है क्या। फिजिकल डेफिसिट हमें मालूम पड़ गया क्या चीज़ है, मार्केट बोरिंग्स, जो गवर्नमेंट ने लोन उठाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने लोन उठाया है, अगर हम उसमें से उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, जैसे हमने बैंक से लोन उठाया 1 लाख रुपए का, ठीक है, वो 8% इंटरेस्ट पे हमने उसको रीपे करना है। ठीक है। तो जो लोन अमाउंट में से या फिर लोन अमाउंट, हाँ सॉरी, मार्केट बोरिंग्स या फिर लोन अमाउंट में से जो हम उसका इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे, ठीक है, उसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है। और अगर आपको बोला जाए कि यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट शोज द ट्रू नेचर ऑफ करंट फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो आंसर उसका प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है जी। प्राइमरी डेफिसिट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज, एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे हम सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ का लोन उठाया, दैट इज मार्केट बोरिंग की 1000 करोड़ की। ठीक है। और उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, 500 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है उसके ऊपर। ठीक है। और अगर आप देखोगे इसमें डिफरेंस, प्राइमरी डेफिसिट का डिफरेंस कितना आएगा, 500 करोड़, मींस जो बेसिक उसका प्राइमरी डेफिसिट है वो 500 करोड़ है। ठीक। और अगर एक एग्जांपल ये है, अगर प्राइमरी डेफिसिट में फिजिकल डेफिसिट हमारा है 1000 करोड़, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट है 100 करोड़, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस प्राइमरी डेफिसिट कितना आएगा, 900 करोड़। ठीक है। तो 500 करोड़ ठीक है या 900 करोड़ ठीक है? ऑब्वियस है, जो रकम कम होगी वही ठीक रहेगी। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है इसको कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो हमारी
करंट गवर्नमेंट करंट फाइनेंसेस की ट्रू नेचर शो करता है। वो हमें बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कितना लोन है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट दैट इज मार्केट बोरिंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज तक का फिजिकल डेफिसिट के बारे में जो भी मैंने डिस्कस किया। फिजिकल पॉलिसी इंक्लूड है इसमें, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है जी, और ये बजट के ही अंडर आता है सारे का सारा। और एक चीज़ रहेगी बजट वाला पोर्शन, मीन्स जस्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बजट में बेसिकली होता क्या है। अब ये देखिए, ये करंट बजट था यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, जो अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 2021-2022 वाला, 2021 में जो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब भी बजट प्रेजेंट होगा, चाहे यूनियन गवर्नमेंट लगाइए चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट लगाइए, ठीक है, वो हमेशा 3 ईयर्स का डाटा होगा, बट वो 4 फिगर्स होंगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 4 फिगर्स कौन सी हो सकती हैं। जैसे अभी 2021 में बजट प्रेजेंट किया गया, उसको हम बोलेंगे बजट एस्टीमेट। ठीक है, बजट एस्टीमेट फॉर द कमिंग ईयर, फोर्थ कमिंग ईयर, जैसे 2021 से लेकर 2022, इसका जो हमने एस्टीमेट लगाया हुआ है कि हम इतना पैसा खर्चेंगे या इतना पैसा हमें अर्न होगा। ठीक है, तो जो अब आप बीच के 2 कॉलम देख रहे हो, 2020 बजट एस्टीमेट एंड 2020-2021 रिवाइज्ड एस्टीमेट, ठीक है, ये एक्चुअल फिगर्स बन जाएंगी नेक्स्ट ईयर। जैसे अभी आप फर्स्ट देखोगे 2019-2020 में एक्चुअल फिगर दी हैं, मींस जो गवर्नमेंट ने एक्चुअल में 2019 और 2020 के बजट में जितना भी रखा था पैसा, ठीक है, उसमें से एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ या कितना उसको अर्न हुआ, वो यहाँ पे कॉलम में दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम में। और 2020-2021 बजट एस्टीमेट, गवर्नमेंट ने जब इंट्रोड्यूस किया था बजट लास्ट ईयर, ठीक है, कोविड से पहले, तो उन्होंने बोला था कि उनको टोटल रिसिप्ट्स 30 लाख करोड़ के अराउंड मिलेगी। ठीक है, बट ड्यू टू कोविड किसी तरह की दिक्कत आ गई। ठीक है, तो जो उन्होंने रिवाइज एस्टिमेट की है, नेक्स्ट कॉलम में देखिए, टोटल रिसिप्ट्स नेक्स्ट कॉलम में देखिए 34 लाख हो गया। ठीक है, अब ये उन्होंने रिवाइज कर दिया कि हमें लगता है कि हमारी अर्निंग इतनी हो सकती है, रिसिप्ट्स हमेशा वही होंगी जो हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक है जी, तो यही एस्टीमेट इतना सा इन्होंने 2021-2022 के बजट में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रेंड्स 4 टाइप्स ऑफ फिगर्स मिलेंगी 3 इयर्स के टोटल वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, सो अगर आप फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर का बजट लगाओ जो 2022-2023 होगा, तब आपको 2020 और 2021 का जो एक्चुअल फिगर होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, देन 2021-2022 का बजट एस्टीमेट जो बिल्कुल लास्ट कॉलम में है, और उसका रिवाइज एस्टीमेट मिलेगा आपको। रिवाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स कभी बार जैसे अभी कोविड की वजह से या फिर किसी और दिक्कत की वजह से हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम या ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है जी, तो हमेशा जब भी बजट प्रेजेंट होगा 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। बजट एस्टीमेट दिया जाएगा उसमें फॉर द करंट ईयर, ठीक है, दैट इज 2021-2022, और इसके अलावा आपको 2 फिगर्स मिलेंगी, ठीक है, जो अभी करंट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। ठीक है, जैसे 2020-2021 का बजट एस्टीमेट भी दिया जाएगा और रिवाइज एस्टीमेट भी दिया जाएगा। 3 फिगर्स 2 साल। ठीक है, और एक्चुअल फिगर आपको लास्ट ईयर की मिलेगी, दैट इज 2019-2020। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स बजट आपका ये चीज़ ही बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है और आपको बताता है कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है। तो ये सारे का सारा आपको डाटा बेसिकली दिया जाता है। हमें इस डाटे से कोई मतलब नहीं है, मैं जस्ट आपको बताना चाहता था कि बजट में बेसिकली क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात आप मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि यानी कि जो पेपर वगैरह हैं या फिर आपके जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो कैसे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा हमने निधिश्री एकेडमी में हम जो लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, हमने अपनी तरफ से अच्छे से प्रिपेयर करके आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का
कहीं और से रिसोर्स या मटेरियल उठाना ना पड़े, और ये ऑथेंटिक सोर्सेज से ही सामान उठाया गया सारे का सारा। ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर किसी ने मेरा आईएमएफ का लेक्चर देखा होगा और लास्ट ईयर 2020 आईएएस प्रीलिम्स दिया होगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि रिवर्स ट्रांश क्या होती है। तो वो बेसिकली आईएमएफ की ही करेंसी थी। ठीक है, तो मैंने एज सच उसके ऊपर फोकस किया था। आप आईएमएफ का लेक्चर मेरा उठा के देखिएगा, तो आपको बोला है जो भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट, वो काफ़ी अच्छा है। हम एटलीस्ट यही बोलना चाहेंगे, बिकॉज हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग निधिश्री एकेडमी। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय।